Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 18 जनवरी 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है वियतनाम को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके फाउंडर, इसके संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है क्लॉस स्क्वैब, ऑप्शन बी जॉन केनेथ गालब्रेथ, ऑप्शन सी हॉबर्ट जोलिक या फिर ऑप्शन डी पॉल क्रुगमैन। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। और जो थंबनेल वाला आर्टिकल है इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर मैं आपको वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी के बारे में बताऊँगा। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल उस टॉपिक को लेकर पब्लिश हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब आज का फ्रंट पेज आप देखोगे तो एक सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। कैसे होगा वो सब डिस्कस करेंगे। इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 से इस आर्टिकल को लिंक कर पाओगे। देखो, भारत पिछले साल से एक कोशिश कर रहा था, हम लोगों ने इस कोशिश को जून में भी अपनाया। जून के बाद कई बार हम ये कोशिश कर चुके थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, बट अब फाइनली यहाँ पर ये कोशिश हमारी जो है सक्सेसफुल हो चुकी है। अच्छा, कोशिश किस बात की थी? कोशिश ये थी कि यहाँ पे एक आतंकवादी है जिसका नाम है अब्दुल रहमान माकी। तो इस आतंकवादी को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हमें घोषित करना था। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बार बार कोशिश कर रहे थे कि इसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, बट हुआ क्या, चाइना बीच में आ जाता है और चाइना यहाँ पर बार बार इसको बचा लेता है। ये जो आतंकवादी है ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की नेशनलिटी इसकी देखने को मिलती है, तो चाइना बार बार इसको सपोर्ट करके बचा रहा था। तो अब यहाँ पर फाइनली देखो, लगातार भारत ने प्रेशर डाला, चाइना के ऊपर प्रेशर डाला, लगातार यहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से अब यहाँ पर चाइना इसको सपोर्ट नहीं कर पाया और फाइनली यहाँ पर ये यूएन सैंक्शंस कमेटी के अंदर में ये ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है और ये यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो कमेटी है, अल कायदा सैंक्शंस कमेटी, तो इन्होंने यहाँ पर अब्दुल रहमान माकी को यानी इस आतंकवादी को बेसिकली अपनी सैंक्शंस लिस्ट के अंदर डाल दिया है। और कई सारे आप कह सकते हो कि आतंकवादी जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लगभग अभी बोला जा रहा है 135 के आसपास, 135 के आसपास टेररिस्ट देखने को मिलते हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वो सब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इतने ज़्यादा नंबर में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हों जितने पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मूव है ये सक्सेसफुल कैसे हो पाया है? ये सक्सेसफुल तभी हो पाया है जब चाइना ने जो अपना सपोर्ट लगा रखा था पाकिस्तान के प्रति और इसको ये बचा रहा था पिछले साल जून के महीने से, इस सपोर्ट को हटा दिया। चाइना ने यहाँ पर अपना जो भी सपोर्ट था उस टेक्निकल होल्ड को विड्रॉ किया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट के अंदर में आ गया है, यूएन की सैंक्शन लिस्ट के अंदर आ गया है। दूसरी बात आप देखोगे, इसको आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएस यानी अमेरिका और साथ ही साथ में इंडिया, दोनों ने कई बार कोशिश की है। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अब आप कहोगे कर रहा था का क्या मतलब है, अभी है नहीं क्या? हाँ, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको पता होगा, इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, दुनिया भर के मैटर्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो ये जो 15 मेंबर्स होते हैं इसमें से 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, सबको पता है। 10 होते हैं यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स, अस्थायी मेंबर, ठीक है। ये 10 जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं हर 2 साल के अंदर में।
तो अभी यहाँ पर इंडिया जो है ना इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के अंदर में आता था, यानी कि 2022 तक आता था। 2022 में यह टर्म हमारा हो चुका है ख़त्म। अब हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अस्थायी मेंबर नहीं हैं, नॉन परमानेंट मेंबर नहीं हैं, ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस में लिखा गया है कि हाँ, जब नॉन परमानेंट मेंबर था भारत, तब हम लोगों ने काफ़ी सारे कोशिशें करी थी, लेकिन वो सारी कोशिश अनसक्सेसफुल हो गई थी चाइना की वजह से। बट अभी के समय पर यहाँ पर हम इस मामले में सक्सेसफुल हो पाए हैं। लेकिन अभी ये एक छोटी सी जीत है, इसके बाद हमें और भी बहुत बड़े काम करने हैं आने वाले समय पर। जैसे अभी और भी कई सारे आतंकवादी हैं जिनको इस लिस्ट के अंदर डलवाना है। तो ये जो ग्लोबल टेररिज्म लिस्ट है ना, इस टेरर लिस्ट के अंदर चलो ये तो आ गया है। इसके अलावा और भी कई आतंकवादी आपको देखने को मिलेंगे जिनके नाम दिए गए हैं अब्दुल रऊफ असगर, उसके बाद में यहाँ पर साजिद मिर, देन शाहिद महमूद, देन उसके बाद ताला साहिद। अभी यहाँ पर ये और भी आतंकवादी बचे हुए हैं जिनको आने वाले समय में अगेन इस वाली लिस्ट के अंदर में डालना है। बात क्लियर हो गई। एक बात आर्टिकल में और बताई जा रही है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर पिछले साल यानी कि जून के महीने में 2022 में जो हमने कोशिश की थी इस आतंकवादी को एक यूएन की इस लिस्ट के अंदर डालने के लिए, तो अगर वो कोशिश वहीं पर सक्सेसफुल हो जाती ना, चाइना अगर बीच में ना आता, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस FATF की लिस्ट से बाहर ना निकल पाता। आपको पता होगा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, ये 2 लिस्ट को मेंटेन करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ऐसी कंट्रीज़ जो कि आतंकवाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, उनको यहाँ पे ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला जाता है। तो पाकिस्तान लंबे समय तक ब्लैक लिस्ट में रहा था। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान अभी कुछ टाइम पहले ही इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल कर आया है। इस ग्रे लिस्ट में था, इससे बाहर निकल कर आया है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर पिछले साल जून के महीने में ही इसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, खासकर आतंकवादी है ही, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेशन इसको दे दिया जाता, टेररिस्ट वाली लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दिया जाता, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस पर्टिकुलर FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकल पाता। तो वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। वो सब हो पाया है चाइना के सपोर्ट की वजह से, और चाइना ने जैसे ही अपना सपोर्ट को लिफ्ट किया, क्योंकि अब चाइना कब तक सपोर्ट करेगा, सबको यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। इंडिया भी लगातार प्रेशर यहाँ पर चाइना के ऊपर बनाया रहा। अब चाइना को अपना सपोर्ट हटाना ही था, जैसे यहाँ पे हटाया और ये जो है इसको इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया। बात क्लियर हो गई। तो एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अब करना क्या है, इसको थोड़ा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करना है। ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा करंट इशू बता दिया कि चल क्या रहा है। एग्जामिनेशन के लिए इस पूरे के पूरे आर्टिकल में एक छोटी सी चीज़ निकल कर आती है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दूंगा, क्योंकि मेंस में आप देखोगे साल 2015 का पेपर उठाना, मेंस में इसको लेकर सवाल पूछा गया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, प्रीलिम्स में भी यहाँ पर इसको लेकर सवाल पूछा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप आर्टिकल को अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ में लिंक नहीं करोगे तब तक आपको वो कोई भी फ़ायदा नहीं देने वाला। ये आपने करंट इशू पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ से कोई भी सवाल एग्जामिनेशन में नहीं बनेगा। करना क्या होगा, इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चर्चा में है, तो इसका एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को निकालना होगा, उसको लिंक करके समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे। तो हमारी यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल ऑर्गन में एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। अच्छा, वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स में पहला आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपने इसकी बारे में बहुत बार सुना होगा, UNGA के बारे में। देन दूसरा आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन इसका सेक्रेटेरिएट। तो कहोगे ये तो 5 हो गए। हाँ, 5 के अलावा जो छठा है वो तो खुद यहाँ पे UNSC है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी यहाँ पे, इसमें अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये टोटल 6 हो जाएंगे। तो ये 6 के 6 यूनाइटेड नेशन के हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं UNSC की। तो UNSC का मेन काम क्या होता है इस बॉडी का? इसका काम है दुनिया भर में शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। हालांकि वो कर नहीं पा रहा है, लेकिन इसका काम यही है, शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का। ठीक है, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आएँ, एक तरीके से साथ में मिलकर काम कर सकें, पीस को मेंटेन कर सकें दुनिया भर में, उस चीज़ के ऊपर इसका एक मेजर फोकस होता है। बाकी इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि UN के जो 6 ऑर्गन्स हैं, इसमें से एक ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। यानी इंटरनेशनल जो मैटर्स होता है ना कंट्रीज़ के बीच में, वो जब अटक जाते हैं तो बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो जजेस होते हैं, उन जजेस को इलेक्ट करने की भी पावर UNSC के पास में होती है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और UNGA दोनों मिलकर इन जजेस को अपॉइंट करते हैं ICJ के अंदर, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में। बात क्लियर हो गई।
अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सर इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन होता है। यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, अभी आपको मैंने बताया था, जिसमें से 5 तो होते हैं हमारे परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये स्थायी हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे। ये कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाता है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। ये आपको टोटल 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। नॉन परमानेंट में मैंने बताया चेंज होते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये इसमें यहाँ पे इनको हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है। हर 2 साल में यहाँ पर ये चेंज होते रहते हैं। तो भारत 2021-22 के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर था, बट अभी के समय पर भारत की वो परमानेंट मेंबर ये जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। अब दुनिया भर में कई सारे एरियाज से यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो आते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की मेंबरशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यूएनएससी के अंदर भारत का क्या रोल है। तो भारत लगभग 7 बार सर्व कर चुका है इस पर्टिकुलर बॉडी में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है। और अभी जो आखिरी हमारी मेंबरशिप खत्म हुई है ना पिछले साल, ये हमने 8वीं बार सर्व किया था। तो आप कह सकते हो भारत 8 बार यहाँ पे इस बॉडी के अंदर में एज अ अस्थायी मेंबर सर्व कर चुका है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये सब तो हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद ये तो स्टैटिक पॉइंट था। अब आपको मेंस में एक चीज़ पढ़नी होगी। मेंस के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक और चीज़ की वजह से लगातार न्यूज़ में रहता है, उसको भी समझ लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि अब की बार बोला गया है कि इसके अंदर ढेर सारी कमियां हैं, इस कमियों को सुधारना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले कुछ समय पर से ढेर सारे इश्यूज नजर आए। जैसे कि सबसे पहली बात यहाँ पे बोला जाता है कि इसने अपना जो रेलिवेंस है ना वो खो दिया है। दिक्कत यह है कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो खो दी है। जो इसका काम है आज के समय पर वो काम अपना प्रॉपर कर नहीं पा रहा है। इवन जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनका कहना यहाँ पर यह है कि यूएनएससी के अंदर में आज की जो लीडरशिप है वो काफ़ी हद तक मतलब कमज़ोर हो चुकी है और हमें एक नए अप्रोच की ज़रूरत है, हमें एक रिफ्रेश बटन की ज़रूरत है। यूएनएससी जम चुका है, ये भी हमारे एस जयशंकर साहब बोल चुके हैं, क्योंकि यूएनएससी ने कुछ नए स्टेप्स नहीं उठाए। आप देखोगे किस प्रकार से हम एक आतंकवादी को कितने समय बाद यहाँ पे इसको एक आतंकवादी घोषित कर पाएँ, यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट के अंदर डाल पाएँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे को सपोर्ट करना, कंट्रीज़ यहाँ पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस प्रकार से गेम प्ले करती हैं कि यूएनएससी ने अपना जो इंपॉर्टेंस है वो बेसिकली आज के समय पर खो दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पहली प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। दूसरा, एक और प्रॉब्लम नज़र आती है कि इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है कंट्रीज़ का वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब आप देखोगे कि जैसे हम लोग एक सपोज़ यहाँ पे इमेजिन करते हैं, एक हमने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया। इस वर्ल्ड मैप में अगर हम एरिया वाइज डिवाइड कर दें तो ऊपर यहाँ पे नॉर्थ हो गया, नीचे आपको यहाँ पे साउथ देखने को मिल जाएगा। साउथ के अंदर हमारा जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे वो आ जाएगा, इधर अफ्रीका आ जाएगा, इधर यहाँ पर कुछ रीजन इधर का आ जाएगा, देन इधर यहाँ पर एशिया का साउथ एशिया वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है, यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर आपको इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। बोला यह जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी को देखोगे, इनके मेंबर्स को देखोगे, तो प्रॉब्लम यह है कि इसमें लेस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। चलो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होने के बावजूद भी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है ज़्यादातर ऊपर ऊपर से देखने को मिल रहा है। रशिया इसका परमानेंट मेंबर है, चाइना इसका परमानेंट मेंबर है, यूके है, उसके बाद में फ्रांस है, देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिका है। सारे के सारे जो नदन ऊपर वाली कंट्रीज़ है ना, इनका रोल बहुत ज़्यादा है यूएनएससी के अंदर में। और जो यहाँ पे साउथ वाली कंट्रीज़ है, इवन यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया या फिर हमारा पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, इधर इंडिया हो गया, इधर आसियान कंट्रीज़ हो गई, ये सारी कंट्रीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है यूएनएससी के अंदर। ये दूसरी प्रॉब्लम है। आपको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखना चाहिए, ये भी बताया जा रहा है। तीसरा एक और प्रॉब्लम आता है यूएनएससी के अंदर, वो है वीटो पावर का मिसयूज़ होना। अब कहोगे ये क्या चीज़ है? देखो, मैंने बोला था यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इनके पास में एक पावर आ जाती है, स्पेशल पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर देखने को मिलती है। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई रेजोल्यूशन हुआ, कोई प्रपोजल यहाँ पे रखा है, कोई प्रस्ताव रखा गया है जिसको पास करना है। अब मान लो इन 5 कंट्रीज़ में से कोई एक कंट्री भी उस प्रस्ताव से खुश नहीं है, उसके फेवर में नहीं है, तो अपनी इस वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको वहीं पे रोक सकती है, उस प्रपोजल को वहीं पे स्टक कर सकती है। और यही होता है अगर यहाँ पर किसी कंट्री के खिलाफ, यहाँ पर रशिया, चाइना, ये सब देश हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इनके जो फ्रेंडली नेशंस हैं, अगर इनके खिलाफ कुछ होता है तो वो मामले को रोक देती हैं, वो आगे पास होने नहीं देती हैं, क्योंकि इनके पास में वीटो पावर है, उसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं बार बार। तो ये कहीं ना कहीं यूएनएससी की जो आप कह सकते हो क्रेडिबिलिटी है ना, यूएनएससी का जो पूरा इंपॉर्टेंस है वो ख़त्म कर देता है। जब भी कोई ताइवान का इशू आता है,
तो ताइवान में चाइना उस इशू को आगे नहीं बढ़ने देता है ना, क्योंकि चाइना के पास भी वीटो पावर है, चाइना एक परमानेंट मेंबर है। जब कोई यूक्रेन का मुद्दा आता है यूएनएससी के अंदर तो उसे रशिया आगे नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि रशिया भी यहाँ पर उसका एक परमानेंट मेंबर है, उसके पास भी वीटो पावर है। तो यही गेम यहाँ पर चलता रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे इश्यूज़ आज के समय पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको एक ओवरऑल एक दूसरा पार्ट भी बता दिया इसका, इस बात को ध्यान में रखना, आपसे मेंस में क्वेश्चन बनेगा और 2015 में क्वेश्चन बना था, अब की बार फिर बनने के चांसेस हैं। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। यूपीएससी ने साल 2009 में प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा था, तो प्रीलिम्स में भी यहाँ से सवाल बनने के चांसेस है। सवाल क्या था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ये तो मतलब रट गया होगा, ठीक है। 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो ये 10 नॉन परमानेंट होता है ना, इनको यहाँ पे जो जनरल असेंबली होती है वो इलेक्ट करती है, लेकिन कितने साल के लिए इलेक्ट करती है ये आपको बताना है। मैंने आंसर ही लिख दिया यहाँ पर, कितने साल के लिए इलेक्ट करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर इनका टर्म होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना है वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आपने अचीव करवाना है। यहीं पर अगर आप हाथों हाथ पहुंच चुके हो ना, तो बटन को प्रेस कर दो, मैं याद दिला देता हूं। और ये अपना टारगेट पूरा अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। नाउ अगले पेज पर आपको एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बात करी जा रही है आपको पता होगा, हाल ही में जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी को हम लोगों ने आर्मी डे का सेलिब्रेशन किया है। तो आर्मी डे के अवसर पर 6 साल का एक म्यूल है, 6 साल का म्यूल मतलब खच्चर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो 6 साल का म्यूल है ना, इसको भी एक अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इसने पिछले साल यानी पूरे साल 2021 में 22 में बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम किया है। यानी कि जो भी यहाँ पे इसने काम किया है ना, वो बेसिकली प्रशंसा के लिए, यानी कि प्रशंसनीय है, उसको प्रेज़ किया गया है लोगों के थ्रू, उसकी प्रशंसा की गई है, जैसा काम यहाँ पर इस खच्चर के थ्रू किया गया है। बोला यह गया कि इसने कई सारा जो लोड है, क्योंकि खच्चर जो होता है ना, वो हम लोग जानते हैं कि कई सारा जो वज़न है वो ढोने के लिए यूज़ किया जाता है। कई सारी जगह पर आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पहाड़ी, खासकर पहाड़ों के अंदर, पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे इन खच्चर के ऊपर बहुत सारा सामान लाद दिया जाता है और ये ऊपर तक बहुत आराम से ले जाते हैं। तो होता यहाँ पर यह है कि इनको हम लोग म्यूल्स बोलते हैं, पता है आपको। तो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल की कैटेगरी में यह आता है। आप देखोगे पिछले साल लगभग इस म्यूल ने 6,500 किलोग्राम के आसपास का जो वज़न है, वो जो लोड है, उसको यहाँ पे पहुँचाया था अपने डेस्टिनेशन तक। 750 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर इन म्यूल्स ने तय किया था। विंटर्स के अंदर जो हमारे पहाड़ में जो हमारे आर्मी हैं, सैनिक हैं, है ना, उनके लिए एडवांस में विंटर स्टॉकिंग करना, एडवांस में राशन वगैरह पहुंचाना, बॉम्ब्स वगैरह पहुंचाना, वो सारा काम यहाँ पर इन म्यूल्स के ऊपर किया जाता है। तो इन म्यूल्स के अंदर काफ़ी ताकत होती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात यह है कि म्यूल्स है, खच्चर है, मतलब ये कौन सा जानवर है फिर भी। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बात बताता हूँ, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। म्यूल जो है ना, एक हाइब्रिड होता है हॉर्स और डोंकी का, यानी गधा और घोड़े का एक हाइब्रिड होता है। यानी कि देखो, म्यूल्स बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि एक मेल डोंकी, ठीक है, मेल लिख देता हूँ मैं, एक मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, इनसे जो यहाँ पर एक बेबी पैदा होगा ना, वो बेसिकली यहाँ पर म्यूल की कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं खच्चर, ठीक है। अब दूसरा म्यूल के बाद एक, आप कह सकते हो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा यानी कि एक फीमेल डोंकी और इधर यहाँ पे मेल हॉर्स, ठीक है। अब इनसे जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होगा, इनका एक ऑफस्प्रिंग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हेनी। क्या बोलते हैं? हेनी, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे वर्ड्स अलग अलग है, म्यूल अलग है, हेनी अलग है। तो म्यूल बेसिकली एक हाइब्रिड है, जब मेल डोंकी और बेसिकली फीमेल हॉर्स का ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। बाकी इसका जब उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं हेनी, ठीक है। आगे आते हैं, ये तो यहाँ पे इस आर्टिकल का एक पोर्शन कवर हुआ। दूसरा पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको आर्मी डे के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली 15 जनवरी को आर्मी डे का सेलिब्रेशन हुआ है। हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था, तो आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आर्मी डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 15 जनवरी को। इंडिया के अंदर 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो भी हमारी इंडियन आर्मी है, हमारे जवान हैं, हम उनको सम्मान दे सकें। देन इस साल यहाँ पे जो इंडिया है ना, वो अब की बार 74th आर्मी डे को सेलिब्रेट कर चुका है। अब की बार का जो आर्मी डे था वो 74th आर्मी डे था, ध्यान रखना। अब इस दिन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इतिहास क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। 15 जनवरी 1949 की बात है ये, 1949 की। उस समय पर हमारे एक फील्ड मार्शल जिनका नाम है एम करियप्पा,
ये उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। इनको पहले, यानी कि ये इंसान जो है ये पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बनते हैं हमारे इंडियन आर्मी के। ठीक है, नहीं तो फिर 1949 से पहले कौन हुआ करते थे इस पद पर पहले हुआ करते थे यहाँ पर ब्रिटिश पर्सन, यानी अंग्रेज हुआ करते थे, जनरल फ्रैंकिस बचर। तो जनरल फ्रैंकिस बचर बेसिकली आखिरी पर्सन थे जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया था। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनते हैं वो एम करियप्पा बनते हैं 15 जनवरी 1949 में। तब से ही हम लोग यहाँ पर इंडियन आर्मी डे का जो सेलिब्रेशन है वो करते हैं। इन्होंने एक स्लोगन को भी अडॉप्ट किया था, जय हिंद, जिसका मतलब होता है विक्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आर्मी डे की बात करें तो आर्मी डे को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम सम्मानित कर सकें अपने सोल्जर्स को, हमारे देश के सोल्जर्स को, जो कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि बेसिकली आप कह सकते हो अपनी परवाह ना किए या अपनी परवाह बिना किए बेसिकली यहाँ पे पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। और इस दिन पर, इस आर्मी डे पर एक परेड रखी जाती है। इस परेड को हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? करियप्पा परेड ग्राउंड में। करियप्पा परेड ग्राउंड जो कि दिल्ली में देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस परेड को हर साल रखते हैं आर्मी डे के ऊपर। तो इंडियन आर्मी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इंडियन आर्मी डे पता चला, इसका इतिहास पता चला, अब थोड़ा सा इंडियन आर्मी के बारे में बात करते हैं। जो भारत की आर्मी आपको देखने को मिल रही है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? भारत की आर्मी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस हुआ करती थी, अंग्रेज़ों की बेसिकली फोर्सेस हुआ करती थी, जो कि बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी बन जाती है। लेकिन देश की आज़ादी के बाद में हम इसको इंडियन आर्मी का नाम देते हैं। जो इंडियन आर्मी है इसको फाउंड किया गया था, इसको बेसिकली यहाँ पर बनाया गया था ऑलमोस्ट आज से 126 साल पहले। ठीक है, लगभग 1 अप्रैल 1895 के अंदर में यहाँ पे इंडियन आर्मी को बनाया गया था। ठीक है, और जो हमारी देश की आर्मी है ना, ये दुनिया की चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। इंडियाज़ आर्मी जो है इसको हम देखते हैं दुनिया की चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी की तरह। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट एक और रेलिवेंट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अब की बार पॉसिबिलिटी है मेंस के अंदर इंडिया रशिया के डिफेंस रिलेशंस को लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, और मेंस के अंदर भी, सॉरी मेंस में तो क्वेश्चन बनेगा और प्रीलिम्स में भी बन सकता है। तो बात यहाँ पर क्या की जा रही है, इंडिया और रशिया दोनों के डिफेंस रिलेशंस की बात करें तो वो बहुत मजबूत हैं। इंडिया ना कई सारे हथियार को बहुत लंबे समय से, इवन ये रशिया से पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, तब से ही हम लोग उस यूएसएसआर से काफ़ी सारे हथियार परचेज़ किया करते थे। फिर उसके बाद में वो टूट गया, अलग अलग देशों में बट गया, एक रशिया बनता है सबसे बड़ा देश। तो रशिया के साथ भी हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे, और रशिया से भी हम ढेर सारे हथियार को परचेज़ करते हैं, अभी भी बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं। आप देखोगे चाहे हमारी इंडियन आर्मी देखो, नेवी देखो, एयरफोर्स देखो, ये लोग जितने भी हथियार का, जितने भी एयरक्राफ्ट, टैंकर्स या जितनी गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर रशियन ओरिजिन है, रशिया की मदद से हमने ली गई हैं या फिर रशिया की मदद से हमने बनाई हैं। इवन यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसको हमने रशिया की मदद से बनाया है। तो इसी में ही यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, वो है AK-203 असॉल्ट राइफल। क्या? AK-203 असॉल्ट राइफल, जिसको कलाशनिकोव के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली एक डील की गई थी कि ये जो राइफल्स हैं ये इंडिया और रशिया दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे। तो क्या हुआ, न्यूज़ ये है कि अब वो राइफल्स को बनाने की शुरुआत हो चुकी है। तो इंडिया और रशिया स्टार्ट कर चुके हैं AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है? यूपी के अमेठी में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। हमारा पहला टारगेट होने वाला है कि अब की साल मार्च तक हम अपनी आर्मी को इस प्रकार की लगभग 5000 राइफल्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। उसके बाद टारगेट हमारा बहुत बड़ा है, कई लाख हम राइफल्स यहाँ पर बनाने वाले हैं रशिया की मदद से, वो बात यहाँ पर बताई गई। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे आपने समझ में रखनी है। 6 लाख से भी ज़्यादा AK-203 राइफल्स को हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, और एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है, मतलब कि रशिया इंडिया दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और लंबे समय तक ये काम चलने वाला है। पहले तो हमारे पास में 5000 के आसपास राइफल्स आएंगी आर्मी के पास में, फिर धीरे धीरे जो भी हमारा टारगेट है उसको हम बढ़ाते हुए चलेंगे, अपनी राइफल्स को बनाते हुए चलेंगे। इसमें काफ़ी सारा इंडिजिनस कंटेंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि इंडिया का काफ़ी सारा सामान यूज़ हो रहा है और रशिया का सामान यूज़ हो रहा है, दोनों साथ में मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इन दोनों कंट्रीज़ के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, ये तो केवल आर्टिकल है। इसके अलावा जो हमारी पावर है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा ओवरऑल मैं दोनों के डिफेंस रिलेशन डिस्कस करने वाला हूँ। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी बार के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन का वॉर भी चला है, पूरे साल यहाँ पे वॉर न्यूज़ में रहा है, इस वजह से ये आर्टिकल थोड़ा सा और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। रशिया जो है ना सेकंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है पूरे दुनिया में, यानी पूरे दुनिया में बात करें तो टॉप पर आ रहा है अमेरिका,
जो कि दुनिया भर के देशों को अलग अलग हथियार बेचता है। उसका दूसरे नंबर पर आता है रशिया, जो कि दुनिया भर के देशों को हथियार बेचता है। दुनिया भर के देशों को रशिया के बहुत सारे वेपन्स जो है वो पसंद भी आते हैं, जैसे S-400 सिस्टम हो गया, कई सारे देशों ने परचेज कर रखा है। बात क्लियर हुई। तो पिछले 5 सालों के पीरियड में बात करें, और पिछले 5 साल नहीं, लगभग बताया जा रहा है 2016 से लेकर 2020 तक के बीच में आप देखोगे ना, तो अमेरिका ने दुनिया भर में जितना भी हथियार बिका था उसमें 37% योगदान अमेरिका का था और रशिया का 20% कंट्रीब्यूशन था। तो आप इमेजिन करो, रशिया का काफ़ी बड़ा रोल है। और ये बातें कोई ऐसी ही बताई जा रही हैं, इसको लेकर एक प्रॉपर रिसर्च की गई है। एक रिपोर्ट आई है सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कि बेसिकली इसी मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर कितना व्यापार हुआ, इसी को लेकर ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब बात करें स्पेशली इंडिया की, तो इंडिया भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिलेशंस रखता है रशिया के साथ में डिफेंस के मामले में, और हमने कई सारी चीज़ें रशिया से परचेज़ की हैं। नाउ अब डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट पर आते हैं। मैंने बताया कि एक समय ऐसा था जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो हम अंग्रेज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। यही लोग हम लोग को हथियार बेच रहे थे, अपनी कमाई भी कर रहे थे। लेकिन जब समय धीरे धीरे बढ़ता चला गया, 1970s का समय आया, तो 1970s के समय पर भारत ने अपने रिलेशंस को यूएसएसआर के साथ में स्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। यूएसएसआर से हमने कई सारे वेपन सिस्टम्स को खरीदना स्टार्ट किया, तभी से रिलेशंस हमारे बनते हुए चले गए और हमने यहाँ पर यूएसएसआर को एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बना लिया अपने लिए। हमें ढेर सारे हथियार यहाँ पे यूएसएसआर बेचने लगा। फिर आप देख पाओगे 1991 के अंदर यूएसएसआर जो है ना वो टूट जाता है पूरा। टूटने के बाद में उसमें से कई सारे देश निकलते हैं, रशिया भी एक देश बनता है। तो रशिया जब देश बनता है तो रशिया के साथ में हमने रिलेशंस को बना लिए और रशिया कहीं ना कहीं हम लोग को अलग अलग जो इंपॉर्टेंट वेपन्स है वो प्रोवाइड करवाने लगा। पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी, काफ़ी सारे एक आप कह सकते हो एडवांस लेवल के वेपन्स थे, एडवांस लेवल के हथियार, वो हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं दे रही थी। यूएसए वगैरह ये सब हमें एडवांस लेवल के वेपन्स नहीं प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन रशिया ने वो एडवांस लेवल के वेपन्स हमको प्रोवाइड करवाए, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, टैंक, गन्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें रशिया से हम लोग लेने लगे और रशिया में प्रोवाइड करवा रहा था। तो इंडिया बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बन जाता है। हम रशिया से ढेर सारे अलग अलग हथियारों को परचेज कर रहे होते हैं। फिर साल 2000 से लेकर 2020 के पीरियड में, यानी इन 20 साल के अंदर आप देखोगे तो रशिया ने लगभग यहाँ पे 66.5% तक जितने भी यहाँ पर हथियार हैं वो यहाँ पर इंडिया को बेचे हैं। तो इंडिया का जितना भी इंपोर्ट है उसमें 66.5% रशिया का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। स्पेशली हमने सबसे ज़्यादा फाइटर जेट, टैंक्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स वगैरह परचेज़ किए हैं सबसे ज़्यादा। और अभी कुछ और जो डील्स है वो पाइपलाइन में, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, डील चल रही हैं। आने वाले समय पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें रशिया से परचेज़ की जाएंगी। और उसके बाद रशिया से हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया क्या है, एक जो मेन एक्सपोर्ट किया है हम लोगों ने वो है एक फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सुखोई। सुखोई हो गया, मिग जेट हो गया, ये हमने रशिया से लिया है। उसके बाद में आप देखोगे ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल को दोनों ने साथ में मिलकर ही बनाया है। देन उसके बाद में इंडियन आर्मी के पास में जो मेन बैटल टैंक्स है ना, इसमें आ जाता है T-72MI, इसमें 66% रशिया का योगदान है। फिर T-90S, इसमें यहाँ पे 30% रशिया का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर भी रशिया का कंट्रीब्यूशन है। मैंने आपको बताया आर्मी के बारे में बताया, एयरफोर्स के बारे में बताया। अब थोड़ा सा एयरफोर्स के बारे में और देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे और भी कई सारे एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी रशियन ओरिजिन है। Su-30 के बारे में मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद MiG-29 के बारे में बताया। ये सब यहाँ पे रशियन मेड देखने को मिलेंगे, यानी कि रशिया की तरफ से हम लोग को दिए गए हैं। ऑब्वियसली बात है, हमने परचेज़ किए हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे यह है कि काफ़ी सारी डील और एग्रीमेंट हमने अभी साइन कर रखे हैं जो कि अभी पूरे नहीं हो पाए। मैं आपको बता दूं, साल 2018 में अक्टूबर के महीने में भारत ने रशिया के साथ में $5 बिलियन की एक और डील साइन की है, जहां पे हम लोग रशिया से S-400 सिस्टम को परचेज कर रहे हैं। और इसको लेकर बवाल भी बहुत मचा। इसको लेकर यहाँ पे अमेरिका के सैंक्शंस लग सकते थे भारत के ऊपर, बट वो लगे नहीं, क्योंकि भारत अपने आप एक पावरफुल कंट्री बन चुका है। तो सैंक्शन से आज के समय पर अमेरिका के सैंक्शन से यहाँ पर इंडिया बच चुका है, क्योंकि अमेरिका बोलता है कि रशिया से कोई हथियार परचेज नहीं करेगा। और खासकर S-400 सिस्टम काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने परचेज़ किया, जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हैं। अच्छा, S-400 सिस्टम काम क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। S-400 का काम है उड़ती हुई मिसाइल को हवा में ही उड़ा देना। यानी मान लो यहाँ पे अगर हम एक S-400 सिस्टम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर खड़ा कर देते हैं और पाकिस्तान उधर से मिसाइल दागता है, तो यह S-400 सिस्टम क्या करेगा, यहाँ से मिसाइल दाग कर ऊपर ही ऊपर हवा के अंदर ही हवा में यहाँ पर पाकिस्तान की सारी मिसाइल्स को ख़त्म कर देगा, यहाँ पे हमारी ज़मीन पर गिरने नहीं देगा। तो ऐसे कई सारे सिस्टम है दुनिया भर के अंदर, आपको पता होगा। ऐसा यहाँ पर इजराइल का आयरन डोम है ना।
तो ऐसे यहाँ पे अमेरिका का थर्ड सिस्टम है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने यहाँ पे रशिया वाले सिस्टम के ऊपर विश्वास किया और इसको हम लोगों ने परचेज़ किया। फिर दिसंबर 2021 यानी कि पिछले से पिछले साल की बात करें, दिसंबर 2021 की, तो इंडिया और रशिया ने मिलकर ये डील साइन की थी किसकी? एजॉल्ट राइफल्स की। 6.1 लाख AK-203 एजॉल्ट राइफल्स हम लोग बना रहे थे। 5,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इनको बनाना था उत्तर प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है हो चुका है स्टार्ट, 2 साल बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर इसके एडिशनल वे में देखोगे तो रशिया आज के समय पर हमारी नेवी के लिए 2 स्टील फ्रिगेट्स को ही बना रहा है। फ्रिगेट्स क्या होते हैं? लड़ाकू जहाज़। ठीक है। अब लड़ाकू जो जहाज़ होते हैं इसमें काफ़ी सारे वेपन्स आपको हथियार देखने को मिलेंगे। दूसरा, कुछ कन्वेंशनल सबमरीन्स यहाँ पे रशिया जो है हमारे लिए बना रहा है, जिसके अंदर AIP वाली टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है ना, ये अपने आप में एक अल्टीमेट लेवल की टेक्नोलॉजी है। देन उसके बाद में अभी भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग रशिया से बात कर रहे हैं कि हम रशिया से 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन को रेंट पर लेंगे, चक्र 3 और चक्र 4। ये 2 सबमरीन्स आएंगी। इसमें से जो पहली सबमरीन है वो 2025 तक डिलीवर की जा सकती है, वो बताया जा रहा है। तो ये आप लोग इन पूरा का पूरा डिटेलिंग से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल पर इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशंस स्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है क्या? मतलब ये सारे कहोगे ये तो बकवास ही है, क्या यहाँ पे क्या सवाल बनेगा? नहीं बन जाता है। जितने भी वेपन्स के नाम बताएं उनमें ध्यान रखना कि हम ये सब रशिया से परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ देखो, मैं आपको UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही हम UPSC का नेचर समझ सकते हैं कि हाँ आखिरकार वो कहाँ से सवाल पूछ लेता है। तो 2008 में एक सवाल पूछा गया था, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बैराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम? है ना, दुश्मन की मिसाइल को उड़ाने के लिए एक बैराक सिस्टम हमने परचेज़ किया था। कौन से देश से परचेज़ किया था? ऑप्शन नंबर A इजराइल, ऑप्शन नंबर B फ्रांस, ऑप्शन नंबर C रशिया या फिर ऑप्शन नंबर D USA। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A इजराइल। इजराइल से हम लोगों ने इसको परचेज़ किया था। और ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया है, इसके अलावा और भी कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए डिफेंस आइटम्स को लेकर, तो आपने ये पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्या बात की जा रही है? नेपाल का एक मंदिर है जिसको हम लोग बोलते हैं जानकी टेम्पल। ठीक है, तो जानकी टेम्पल नेपाल के जनकपुर के अंदर में। तो बेसिकली ये जो मंदिर है ना, ये अभी हम लोग को कुछ स्टोन्स, कुछ जो पत्थर हैं वो गिफ्ट कर रहा है। अच्छा, ये स्टोन का हम करेंगे क्या? जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, वहाँ पर श्री राम जी का जो आइडल है, उनकी जो मूर्ति बनाई जाएगी वो इसी स्टोन से बनाई जाएगी। तो ये जो स्टोन है यहाँ पर ये गिफ्ट किया जा रहा है नेपाल के टेम्पल से। ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। अभी इसको लेकर जो अयोध्या से कंफर्मेशन है वो प्रॉपरली नहीं मिली है, बट यहाँ पर फिर भी ढेर सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। मैंने सुबह इसके बारे में सर्च कर लिया था एक बार। तो आप देखोगे लगभग यहाँ पर 2 शिला स्टोन है। ये कौन सा है? 2 शिला स्टोन आपको देखने को मिलेगा। 7 फीट लंबा स्टोन है। इसका जो वज़न है लगभग वो है 350 टन का, 350 टन के आसपास का वज़न है। इस स्टोन को कहाँ से निकाला गया है? काली गंडकी नदी से। इंपॉर्टेंट है, काली गंडकी रिवर से यहाँ पर इस स्टोन को निकाला गया। ये जो रिवर है नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये स्टोन जल्दी अयोध्या के अंदर लाया जाएगा और इसी स्टोन से, इसी पत्थर से जो श्री राम जी का स्टैचू है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। ऐसा यहाँ पर जानकी टेम्पल के पंडित का कहना है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है अयोध्या से अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। जैसे मैंने आपको बताया है कि नेपाल से स्टोन जो आ रहे हैं इसका यूज़ करेंगे हम लोग आइडल को बनाने के लिए या नहीं, बट फिर भी यहाँ पर ये जो स्टोन है वो आ रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो 350 टन का यहाँ पर ये स्टोन देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल कर आती है वो है काली गंडकी रिवर। थोड़ा सा काली गंडकी रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ में है तो कहीं से भी सवाल बन सकता है। रिवर को लेकर आपको पता है हर साल कहीं ना कहीं एक सवाल हम लोग देख ही लेते हैं। तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं, बट विकीपीडिया पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, 2-4 लाइनें हैं, इसको ही समझ लेते हैं, यही अपने काम में आ जाएगी। गंडकी रिवर की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग नारायणी या गंडक के नाम से भी जानते हैं। ये नेपाल की एक सबसे बड़ी रिवर, मतलब मेजर रिवर्स में ही एक बड़ी रिवर आपको ये देखने को मिलती है नेपाल के अंदर में। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एकलौती चीज़ ध्यान में रखनी है वो है नेपाल की रिवर है। दूसरा यहाँ पे ये जो गंडकी नदी है ना, ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंगा की लेफ्ट बैंक यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं, तो गंगा की ही एक सहायक नदी है। ये बात ज़रूर से ध्यान रखना यार, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ट्रिब्यूटरी को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा गया था साल 2016 में, याद होगा। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे गंडकी नदी का आप पूरा का पूरा पाथ देख पा रहे होंगे। ये बेसिकली नेपाल के अंदर ये रिवर का पूरा पाथ है। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर यह है, यूपीएससी ने मेंस में साल 2015 में
फिर उसके बाद में साल 2018 में, फिर साल 2020 में, और अभी साल 2022 वाला लेटेस्ट वाला क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया ही नहीं है। ये आप देखोगे हर एक एक साल, दो दो साल छोड़कर यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टॉपिक कौन सा है ये? वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलवाद। तो नक्सलवाद बेसिकली न्यूज़ में है और काफ़ी दिनों बाद न्यूज़ में आया, तो डिटेल से समझेंगे नक्सलवाद क्या है, कैसे बढ़ रहा है, सब कुछ प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ क्या, जो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ ने एक प्रोसेस यहाँ पे शुरू किया था, जहाँ पे इनका मेजर मकसद था कि छत्तीसगढ़, बेसिकली छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी भी छत्तीसगढ़ के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलवाद बहुत बड़े लेवल पर है। ठीक है, खासकर आप देख पाओगे सुकमा हो गया, सुकमा के बाद बीजापुर हो गया, देन दंतेवाड़ा हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नक्सलवाद काफ़ी ज़्यादा है। तो इन डिस्ट्रिक्ट से लगभग 400 ट्राइबल यूथ, 400 जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो नौजवान हैं, इनको अभी यहाँ पर सीआरपीएफ ने ऐड किया है, इनको रिक्रूट किया है। ठीक है ना, इनको रिक्रूट किया है, अब इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी और ये यहाँ पर सीआरपीएफ की ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे मार्च में, और ट्रेनिंग देने के बाद में यहाँ पर इनको अपने एरिया में नक्सलवाद से लड़ने के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो 400 ट्राइबल यूथ जो कि 3 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से पीड़ित या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। इन 400 ट्राइबल यूथ ने सीआरपीएफ को कर लिया है ज्वाइन, ऐसी बात बताई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने पहले भी स्टार्ट किया था। पहले साल 2016 के अंदर भी सीआरपीएफ ने एक बस्तिया बैटेलियन को खड़ा कर लिया था, जहाँ पर 744 शेड्यूल ट्राइब जो कैंडिडेट्स हैं, इनको बीजापुर, दांतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट से लिया गया था। इन सभी एरिया से यहाँ पर इन शेड्यूल ट्राइब्स को हम लोगों ने यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाई थी। ऑफिशियल का कहना है कि अभी भी कई सारी वैकेंसीज ना खाली पड़ी हुई थी। खाली इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन रिक्वायरमेंट चाहिए, इनफैक्ट क्लास 10th का तो मतलब चाहिए क्लास 10 तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने 400 ट्राइबल यूथ को लिया है ना, इनमें से इनकी जो क्वालिफिकेशन है इसको हमने कम कर दिया है। हमने बोला है कि क्लास 8 तक के लिए भी होंगे, क्लास 8 तक पढ़े हुए होंगे, इनकी क्वालिफिकेशन होगी तब भी इनको ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको क्लास 10 नहीं करवाया जाएगा, क्लास 10 करवाया जाएगा, उसमें सीआरपीएफ इनकी मदद करेगा। सीआरपीएफ इनको एनआईओएस के अंदर में रजिस्टर करवाएगा, जिससे यहाँ पर अपना जो क्लास 10 का क्वालिफिकेशन है वो भी कर लेंगे, और जिससे यहाँ पर इनके पास में क्लास 10 का क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा और सीआरपीएफ के अंदर में यहाँ पर ये ज्वाइन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको करंट न्यूज़ के अंदर देखने को मिल रही है, जिससे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से टैकल कर पाएंगे। बट अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिरकार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी ये मॉइज़म है क्या। देखो, 3 वर्ड आपको यूज़ में देखने को मिलेंगे, एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एक होता है मॉइस्ट और एक होता है नक्सल। तीनों एक ही हैं, तीनों का मतलब यहाँ पे नक्सलवाद ही देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक रिसेंटली भी न्यूज़ में था। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो पिछला वाला न्यूज़ है वो भी इसके साथ में कवर हो जाएगा। हालांकि पहले पढ़ा रखा है, उसका रिवीजन हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक खबर निकल कर आती है कि जो नक्सल वायलेंस है, यानी कि जो नक्सल वाली हिंसा है ना भारत के अंदर में, ये पिछले कुछ समय में कम हुई है। साल 2009 से साल 2021 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर में 77% से ये हिंसाएँ काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो रहा था, हमारी जो जवान हैं उनके साथ में काफ़ी बार लड़ाइयाँ हो जाती थी इन मॉइस्ट की, और उसमें काफ़ी सारे जवान शहीद हो जाते थे, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी भी ये प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे जवान जो हैं पिछले 3 सालों में शहीद हुए हैं इन नक्सलवादियों से लड़ते लड़ते। ये बातें अभी बताई गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम डेटा देखें तो सिविलियंस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई है ना इस पूरे नक्सलवाद वाले हिंसा के अंदर में, ये अब थोड़ा सा कम हो गया है। साल 2021 में लगभग 1000 से ज़्यादा, साल 2010 में लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी इस पूरे नक्सलवाद वायलेंस के अंदर में, जबकि साल 2021 के अंदर केवल और केवल 147 लोगों की जान गई है, ये बताया गया। तो पहले के कंपैरिजन में और अब की कंपैरिजन में देखोगे तो अब थोड़े से नक्सलवाद वाले जो वायलेंस है वो कम हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे भारत में छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे अभी भी नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के बाद में आपको दूसरे नंबर पर झारखंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी नक्सलवाद नज़र आता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है, नक्सलवाद होता क्या है। देखो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जितने भी लोग इसमें आ जाते हैं ना, उनका कोशिश ये होता है कि हम एक क्रांति लेकर आएँ। तो कहोगे तो अच्छी बात है, अब क्रांति वर्ड यूज़ मत करना, वॉयलेंट रिवॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ करना, यानी कि हिंसक क्रांति लेकर आए। हिंसा यहाँ पर करने का पूरा इनका जो है मकसद होता है। इनका जो विश्वास है डेमोक्रेसी वगैरह के अंदर वो नहीं होता। ये सरकार वगैरह को नहीं मानते कि गवर्नमेंट है या नहीं है, ये इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हथियार उठाकर
सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये ग्रुप्स अपने एरिया में ना कोई डेवलपमेंट होने देंगे, ना कुछ होने देंगे, और इससे यहाँ पे जो वहाँ पे लोग रह रहे होंगे उनको भी दूर रखेंगे और उनको अपने ही ग्रुप के अंदर ऐड करते हुए चलेंगे। ये दिखा दिखा के सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार तुम्हारे विरुद्ध ही जा रही है, ये सारी चीज़ें, तो इसको दिखाते दिखाते उन लोगों को अपने ही ग्रुप के अंदर ऐड करते जाएंगे और उनकी आइडियोलॉजी है वो नक्सलिज्म के अंदर बदलते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से और ज़्यादा नक्सलवाद बढ़ जाता है। बढ़ने के पीछे का एक और रीज़न देखने को मिलता है। हुआ ये कि जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 देखने को मिलेगा। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाम से ही पता चल रहा है हमारे जंगलों की सुरक्षा करने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया। इसके अंदर मकसद क्या था कि जंगलों की पेड़ों की कटाई रोक दी जाएगी, बाकी सारा काम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो रोक दी जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, जंगल में कई सारे रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, खासकर ट्राइबल पीपल आपको देखने को मिलेंगे जो कि जंगल में रह रहे हैं। अब हुआ क्या, उन सबको जंगलों से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। अब हो क्या रहा था कि पहले वो सब जंगल के ऊपर डिपेंडेंट थे, वहीं से लकड़ी काट कर या बाकी सारा काम कर कर अपना जो ज़िंदगी है ना वो पूरी चला रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, उनको हटा दिया गया इस एक्ट का यूज़ करके, तो इनके पास में अब कुछ ज़रिया नहीं है आगे ज़िंदगी जीने का, कोई लाइवलीहुड नहीं है, कोई यहाँ पर काम नहीं बचा है। तो जब ये सब इनको हटा दिया जाता है, इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो जो उस एरिया में नक्सलिज्म आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं, मॉइस्ट वाले लोग जो पहले से ही हैं, वो सब इनके पास में जाएंगे और अपनी आइडियोलॉजी के अंदर इनको भी कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। इनको भी बेसिकली नक्सलिज्म वाली सारी चीज़ें सिखा देंगे और इनको हथियार पकड़ा देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, खाने पीने की चीज़ें दे देंगे, यानी कि कुछ लाइवलीहुड देने के बाद में हथियार हाथ में दे देंगे। तो ये लोग भी क्या हो गए, नक्सलिज्म वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से नक्सलिज्म और ज़्यादा बढ़ता हुआ चले जाता है, यह आपने बात ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन ये आता है, सरकार इसको कंट्रोल कैसे कर रही है। तो सरकार ने ढेर सारे स्टेप्स उठाए, ढेर सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए। आपसे इसको लेकर सवाल भी बन सकता है। इनिशिएटिव में बात करें तो एक आता है समाधान, है ना। समाधान क्या इनिशिएटिव है, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। समाधान की अपने आप में एक फुल फॉर्म है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, समाधान किस चीज़ से लिंक है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए सरकार का ही एक इनिशिएटिव है समाधान। समाधान की फुल फॉर्म है, एस से स्मार्ट लीडरशिप, एस से अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, देन एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर और एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये बेसिकली समाधान का पूरा फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। उसके अलावा कई सारे और भी इनिशिएटिव उठाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 में लेकर आया गया था। इसका मकसद यहाँ पर यह था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनके राइट्स का ध्यान रखा जा सके, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ को अगर कुछ प्रॉपर मिलेगा नहीं, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर सरकार के खिलाफ चले ही जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसी आइडियोलॉजी के अंदर ये चले भी जाते हैं। दूसरी बात आप देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये हमारी राज्य सरकारों को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि राज्य सरकारें अभी के समय पर जो CAPF है, बटालियंस है, इनको पूरी तरह से तैनात कर रही हैं नक्सलवाद वाले अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर में। तो इसमें हमारी केंद्र सरकार का पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है राज्य सरकारों को। प्लस काफ़ी सारा जो फंड है, जो पैसा है, वो प्रोवाइड करवाया जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स के अंडर में, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के अंदर में, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंदर में, ताकि हम अपनी स्टेट पुलिस की जो ट्रेनिंग है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें और वो नक्सलवाद से लड़ने में यहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल हो सकें, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पर जो फंड वगैरह है वो हमारी गवर्नमेंट की साइड से निकल कर आता है, ध्यान रखना। उसके अलावा हम लोगों ने ग्रे हाउंड बेसिकली एक एंटी नक्सल फोर्स थी, नक्सलवाद से लड़ने के लिए एक फोर्स जिसको यहाँ पे बनाया गया था 1989 में। फिर ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चलाया गया था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ऑपरेशन ग्रीन हंट किस चीज़ से लिंक करता है, तो ध्यान रखना नक्सलवाद को टैकल करने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है इसको साल 2009-10 में स्टार्ट किया गया था। इसमें हमारा मकसद था कि हम लोग अपने ढेर सारे जो जवान हैं उनको तैनात कर दें, उनको फैला दें नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर में, ताकि वहाँ पे नक्सलिज्म को टैकल किया जा सके, ठीक है। अब आप देखोगे मेंस के अंदर काफ़ी बार UPSC ने, मैंने बताया कि नक्सलिज्म को लेकर सरकार क्या कर रही है, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या होनी चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो आपने इसके बारे में क्लैरिटी मिल ही चुकी होगी और मैंने आपको इनिशिएटिव भी बता दिए हैं, प्लस यहाँ पे आप एक अच्छा सा आंसर लिख भी पाओगे अगर आता है तो, ठीक है। नाउ चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। नाउ एडिटोरियल में कई सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं जिनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल का आज हमारा पूरा का पूरा ये जो पेज है ना, पूरा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें से खासकर 2 एडिटोरियल हैं, एक ऊपर वाला है और दूसरा यहाँ पर नीचे वाला है। इन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये दोनों रिपीटेड हैं। ये जो बराबर वाले ना, ये रिपीटेड हैं। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ हमने कवर नहीं किया है। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट देखते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी
क्या पढ़ाया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि दिल्ली के अंदर में जो सिचुएशन चल रही है ना, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट है, एक पॉलिटिकल टसल चल रहा है, इसके बारे में समझाया था। इवन ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2018 में मेंस में पूछा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होंगे, मतलब कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट्स द पॉलिटिकल टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एग्जामिन। क्या है ये आखिरकार पॉलिटिकल टसल? क्या विवाद देखने को मिलता है इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के, यानी कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जो उनकी पूरी सरकार है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। दूसरा यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि केंद्र सरकार का होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर में, ये आपने बताना है। क्या है एग्जैक्टली पॉलिटिकल टसल, किस पावर के लिए लड़ रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है और 250 शब्दों में एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन करने के बाद में अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लिखोगे आपको मेरा मेंस वाला चैनल मिल जाएगा, जहां पर 44,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और मेक श्योर करो आप भी उसका हिस्सा बनो और डेली बेसिस पर आंसर्स लिखो। लोग लिख रहे हैं, और आंसर्स लिखने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, तो इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होगा आपको भी और सामने वाले को भी। आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में डालने के लिए, जो कि आपने नहीं सोचे होंगे। साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उनको बता सकोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। जो सबसे पहले एडिटोरियल है इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है सुहासिनी हैदर के थ्रू। तो ये इनको ना बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के कई सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या है पूरा का पूरा मैटर। ये बात करते हैं साउथ एशिया के बारे में। साउथ एशिया में जो भारत को अपनी स्ट्रेटजी है ना, वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जो भारत करता आ रहा है उससे आगे कुछ काम ऐसा होने वाला नहीं है, उसके बारे में चर्चा करती हैं। तो हम लोग पूरे के पूरे एडिटोरियल में साउथ एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं कि आखिरकार साउथ एशिया है कहाँ पर। लेकिन उससे पहले 1 मिनट दोस्त, अभी तक हमने थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं किया है। हम ऐसे वीडियो का अंत कर लेंगे और थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले थंबनेल वाला आर्टिकल बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? देखो, दुनिया का जो सबसे ठंडा शहर है, वहाँ पे जो तापमान है, टेम्परेचर जो है वो -50 डिग्री तक पहुँच चुका है। अच्छा, तो आप ये एक आर्टिकल कहाँ से उठा लाए हो? तो कई सारे न्यूज़ आर्टिकल जो है ना इसके ऊपर पब्लिश हो रहे हैं। आप देख पाओगे रशिया का एक सिटी है, एक शहर है, कोल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जिसको हम याकुत्स्क के नाम से, याकुतिया के नाम से जानते हैं। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर डाउन पहुँच चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे टेम्परेचर ड्रॉप टू -50 डिग्री सेल्सियस इन वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट सिटी याकुत्स्क। देन ऐसे यहाँ पर और भी कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, 15 घंटे पहले के, 10 घंटे पहले के, 16 घंटे पहले के। तो इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसकी लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात, आप जब मैप को देखोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको रशिया देखने को मिलेगा। रशिया के जस्ट ये वाला जो पोर्शन है ना रशिया का, साइबेरिया वाला जो रीजन है, यहीं पर आपको याकुत्स्क देखने को मिलेगा। इसको हम लोग याकुशिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, लोग रह भी रहे होते हैं। आप यूट्यूब पर इनकी वीडियोस देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की ठंड है। लोग वहाँ पे, बच्चे स्कूल फिर भी जाते हैं, कैसे जाते हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे वीडियोस के अंदर देख पाओगे। तो ये दुनिया का सबसे ठंडा शहर भी कहलाया जाता है, जिसको हम लोग याकुशिया के नाम से जानते हैं या याकुत्स्क के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है अभी -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है, जिसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल था। आई होप आपको एक क्लैरिटी जो है यहाँ पर मिल चुकी है। तो लोकेशन ज़रूर ध्यान रखना, लोकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो आगे आते हैं। नाउ हम जहाँ पे थे अब वहाँ पर फिर से आते हैं। हम कहाँ पर थे बेसिकली, हम एक एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे। उस एडिटोरियल के अंदर साउथ एशिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साउथ एशिया बेसिकली कहाँ पर है वो उसको आप लोग अच्छे से मैप में देख लो। क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड रुको यार। हाँ अब ठीक है। तो ये आपको साउथ एशिया देखने को मिलेगा। साउथ एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका नज़र आएगा। ये पूरा का पूरा साउथ एशिया कहलाता है। हम इसी पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे। नाउ राइटर ने मेंशन किया है कि देखो, जो ये पूरा हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एक स्टडी आती है एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी थी वायु प्रदूषण के ऊपर, इस स्टडी ने चौंका दिया। चौंका इसलिए दिया, ये बोला जाता है इस स्टडी के थ्रू कि पूरे साउथ एशिया रीजन में, जो मैंने रीजन आपको दिखाया था, उस पर्टिकुलर रीजन में हर साल 2 मिलियन के आसपास लोगों की मौत हो जाती है। 2 मिलियन समझ रहे हो, 20 लाख लोगों की प्री मेच्योर डेथ हो रही है, यानी उम्र से पहले डेथ हो जा रही है। किसकी वजह से? केवल और केवल पोल्यूशन की वजह से। ये बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है।
साथ ही साथ बोला है कि दुनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, टॉप 10 शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, वो 10 के 10 शहर में से आप देखोगे जो टॉप 9 है ना, वो साउथ एशिया से ही बिलोंग करता है, जिसमें दिल्ली यहाँ पर टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा। साउथ एशिया के यहाँ पर ये शहर देखने को मिलेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। और इस पोल्यूशन का जो सबसे बुरा असर है ना, इस बुरे असर की वजह से कई बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैंने आपको बताया लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान जा रही है, वहाँ पर प्रोडक्टिवनेस खत्म हो रहा है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, यानी कि जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सारे के सारे ख़राब होते हुए चले जाएंगे। ये बेसिकली रीजन्स इस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, ये यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है। इन्होंने बोला कि एक और सरप्राइजिंग स्टडी निकल कर आती है, और वो जो स्टडी है वो भूटान की है। उस स्टडी ने भी हमें चौंका दिया। उस स्टडी के थ्रू पता ये चला कि साल 2018 से 20 में आप देखोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अपने टारगेट होते हैं कि भैया इतना पोल्यूशन मत करना। लेकिन पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना टारगेट रखा था उससे कहीं गुना ज़्यादा, उससे 3 गुना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है पूरे के पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर। ये एक चिंता वाली बात है। इससे मृत्यु वैसे हो रही है लोगों की, जितना टारगेट यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है उससे भी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। फिर पिछले हफ्ते एक और स्टडी आती है मालदीव्स की। मालदीव्स मेट्रोलॉजिकल सर्विस ने यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश करते हुए चेतावनी दी सभी लोगों को कि देखो धीरे धीरे ना जो विजिबिलिटी है, जो दिखना है वो लोगों को कम हो रहा है। अब दिखना बेसिकली यहाँ पे आंखें कमज़ोर नहीं हो रही हैं, जो वातावरण है, जो बेसिकली एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर धूल डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा जम रहा है, जिसकी चक्कर में आप कह सकते हो थोड़ा सा स्मॉग सा फॉगी सा आपको रीजन देखने को मिलेगा। और वो सब पता है क्या है, वो सब कुछ नहीं, केवल पोल्यूशन है। तो ये एक और यहाँ पर शॉकिंग स्टडी निकल कर आती है मालदीव्स की साइड से। देन इन्होंने यहाँ पर बोला कि चलो ये तो रीजन हुए अलग, इनके अलावा आसियान कंट्रीज जिसके अंदर टोटल 10 देश देखने को मिलते हैं। जैसे पूरा साउथ एशिया मैंने दिखाया था ना, जस्ट उसके बगल में आपको पूरा ये 10 देश का आसियान ग्रुप देखने को मिलता है। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है, चाइना के ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है, और ये लोग कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं इस एयर पोल्यूशन का। अब आप कहोगे क्यों नहीं निकाल पा रहे, इंडिया तो बहुत कुछ कर रहा है। प्रॉब्लम यही है कि ये जो पूरा साउथ एशिया है, इनमें से अगर एक कंट्री ही सब कुछ करने लगेगा तब इसका कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सारे के सारे देशों को साथ में मिलकर यहाँ पर इस एयर पोल्यूशन को टैकल करना पड़ेगा। ये बात राइटर ने मेंशन की है। इन्होंने ये बोला क्योंकि सब के सब एक ही एयर कवरेज में आ रहे हैं। हवा इधर से उधर बह रही है, मान लो यहाँ पर ये पूरा पर्टिकुलर साउथ एशिया है, हवा ऊपर से इधर बह रही है, इधर से ऊपर बह रही है। तो अगर पाकिस्तान में पोल्यूशन हो रहा है या अफगानिस्तान में पोल्यूशन हो रहा है, वो इंडिया में, चाहे इंडिया कुछ भी कर ले, इंडिया में उड़ कर आएगा वो पोल्यूशन। या फिर आप कह सकते हो नीचे किसी कंट्री में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है या इसमें हो रहा है ना, इधर बांग्लादेश के अंदर में पोल्यूशन हो रहा है, तो अगर यहाँ पे इंडिया कुछ नहीं कर रहा तो वहाँ से पोल्यूशन, हवा इधर से चलेगी तो इधर से उड़ कर आएगा। तो इन सब कंट्रीज़ को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, साथ में मिलकर पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अकेले से कुछ नहीं होने वाला। ये बात भी अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन की गई हैं, जो कि यहाँ पर इन राइटर ने डायरेक्टली बताई। इस रिपोर्ट ने यहाँ पर यह बोला कि क्या करना चाहिए हमें करना ये चाहिए कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जितनी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इनको एक बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए। अपने साइंटिस्ट जो हैं इनको साथ में लेकर आओ, अपने ऑफिशियल्स लोगों को साथ में लेकर आओ, अपने मिनिस्टर्स को साथ में लेकर आओ, और साथ में लेने के बाद में एक पूरा मैकेनिज़्म, एक पूरा तरीका आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आप साथ में मिलकर कोऑपरेट कर सको और मिलकर पोल्यूशन को रोक सको। क्योंकि एक अकेले दम से कुछ नहीं होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आप देखोगे कि इन्होंने ये बोला पहले कई सारे क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग हो चुके हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। रिसेंटली क्लाइमेट चेंज को लेकर एक समिट हुआ था शार्म शेख के ऊपर, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादा बातें ही नहीं की गई। तो ये बेसिकली जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी समिट हो रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, उनका कोई भी यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा ना, सब बकवास है। अब दूसरा यहाँ पे टॉपिक इन्होंने उठाया है साउथ एशिया को लेकर। ये तो पहला टॉपिक था एयर पोल्यूशन। दूसरा इन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस और यूक्रेन इशू के बारे में समझाया है। इन्होंने बोला क्लाइमेट क्राइसिस एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और न केवल साउथ एशिया के लिए, पूरे दुनिया भर के लिए। जैसे जैसे लगातार गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, दुनिया भर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और इस टॉपिक पर भी हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। साउथ एशिया ना एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाने में फेल हो चुका है। हमारे पास में जैसे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था पूरे साउथ एशिया रीजन के लिए, जो कि साथ में मिलकर थोड़ा डिस्कशन कर सकें, वो बेसिकली हम बनाने में थोड़े फेल हो चुके हैं, ऐसा बोला गया। सार्क नेशंस, आपको सार्क नाम का ग्रुप देखने को मिलेगा। इसमें जो भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं वहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कशन नहीं होता है। वहाँ पर हम लोग जियो पॉलिटिकल चैलेंज की वजह से कोई कंट्री आती है, कोई कंट्री नहीं आती है।
क्योंकि इनके बीच में इतने विवाद हैं। इन विवाद की वजह से अगर कोई मीटिंग होती है तो इधर पाकिस्तान अटेंड नहीं करेगा उस मीटिंग को, या इधर से कोई दूसरा कंट्री अटेंड नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है। कहाँ से क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस आप सॉल्व कर पाओगे? कुछ नहीं होने वाला। और इन्हीं चीज़ों की वजह से जब हम कोई सोल्यूशन नहीं लेकर आ रहे हैं ना, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर करने का जो हशर है, रिजल्ट है, वो क्या देखने को मिला? पाकिस्तान के अंदर जो हाल ही में फ्लड आई थी, जो बाढ़ आई थी, इतनी खतरनाक बाढ़ जो कि पाकिस्तान को लेकर गई। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, ये तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर टॉपिक पे बात की है। दूसरा, इन्होंने यूक्रेन वॉर के बारे में डिस्कशन किया। रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ ना, इसकी वजह से कई सारी चीज़ें महंगी हो गई, दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई। दुनिया भर में जो इकोनॉमिक रिसेशन है, इकोनॉमी जो है वो गिरने स्टार्ट हो गई। जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, खाद के प्राइसेस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ गई। इनफैक्ट आप देख पाओगे टेररिज्म वगैरह जैसी चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल आ गया है स्पेशली, तब से जो आतंकवाद है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, खासकर स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर में। तो हम इन टॉपिक्स के ऊपर आज के समय पर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। साउथ एशिया को इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए था, हम यहाँ पे अगेन कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। हमारा फेलियर है, हम कोई भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर पाए। दूसरा, हम यहाँ पे रीजनल इश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा राइटर ने बताया है। आप देखोगे पाकिस्तान ना शुरू से क्या करता हुआ आया है, जब जब हमने चलो कोशिश की है, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान मना कर देता है, हम कोई बातचीत नहीं करने वाले। वो अपने अकड़ में देखने को मिलता है। आज के समय पर वो सारी की सारी अकड़ जो है वो निकलती जा रही है। हालात पाकिस्तान में काफ़ी ख़राब हैं, खाने को अन्न नहीं है, आपको पता है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, लगातार आपने न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे, इसके बारे में चर्चा कर ही रहे हैं हम लोग। तो ये हालात आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान की साइड से बार बार यहाँ पे रिफ्यूज़ल देखने को मिलेगा कि उसने बातचीत करने से मना कर दिया है ना। नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान को भी BBIN का हिस्सा बना लेते हैं। BBIN आपको पता है एक कनेक्टिविटी नेटवर्क है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। ये 4 देशों को कनेक्ट करने का काम करता है, जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है। इसमें पॉसिबली हम लोग श्रीलंका को भी ऐड कर लेंगे, जो कि यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल को कनेक्ट कर रहा है। इसमें श्रीलंका भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हो कि ये हम लोग आज के समय पर कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है सार्क ग्रुप की, इस सार्क समिट के अंदर में ये साउथ एशिया वाली कंट्रीज़ जो है ना, जो कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाई थी, ये थोड़ा डिस्कशन करती हैं, मीटिंग में बातचीत करती हैं। तो इनकी स्पेशल मीटिंग होती तो है, लेकिन आप देखोगे इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। इस मीटिंग का इंपॉर्टेंस, सार्क ग्रुप का इंपॉर्टेंस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन जियोपॉलिटिक टेंशन की वजह से देखो इस मीटिंग में साउथ एशियन कंट्रीज़ का आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई कंट्रीज़ अटैम्प्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग है इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि मैंने बोला ना, कोई एक देश भी यहाँ पर अगर अपने आप में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा। इन सब देश को साथ में मिलकर इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना होगा, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। इंडिया अपनी साइड से काफ़ी सारी कोशिश कर रहा है। हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को कोविड-19 के समय पर काफ़ी सारी दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई, है ना। हम लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन के ऊपर छूट देने की बात की। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। कोविड-19 के समय पर हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ में रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन जब बात आती है टेररिज्म की, जब बात आती है आतंकवाद की, इसके ऊपर हम बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ में बातचीत नहीं करता है। हम बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इन मैटर्स को उठाते भी हैं, है ना। वहाँ पे हमने काफ़ी सारी आतंकवादियों को UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का जो करार है वो दिलवाया है। लेकिन आप कह सकते हो पाकिस्तान में स्पेशली इसके ऊपर बातचीत हम नहीं कर सकते, हमने की नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के साथ में बायलैटरल एक डिस्कशन करें इन आतंकवादियों को लेकर, टेररिज्म को लेकर, तो यहाँ पर एक सोल्यूशन निकल सकता है। बट यहाँ पे कोई ऐसी बातचीत होती ही नहीं है, ये यहाँ पे बोला गया। और दोनों के बीच में बेसिकली कश्मीर जो पॉइंट है, बेसिकली कहीं ना कहीं एक कंटेंशन पॉइंट बन जाता है। कश्मीर को लेकर एक विवाद अलग से रहता है, ठीक है। और रिसेंटली यहाँ पे अफगानिस्तान में जब हालत ख़राब हो गए थे, तो अफगानिस्तान में जब तालिबान आया तो खाने पीने को वहाँ पे भी कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने जो गेहूँ वगैरह वो भेजा। हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि पाकिस्तान के रास्ते से भेजेंगे, तो पाकिस्तान के रास्ते से हम लोगों ने यहाँ पर गेहूँ भेजा है ना। पाकिस्तान के सपोर्ट से हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पर हम लोग देख पा रहे हैं काम किया गया है, लेकिन जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, जो मेन चीज़ है, इसके ऊपर हम कहीं पर ही बात नहीं कर पाए। दूसरा, आप देख पाओगे तालिबान के एक लीडर है, तालिबान के लीडर का नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, ठीक है। ये जो लीडर है ना, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो इसने भी इंडिया के अंदर अटैक करवाएं और कई सारे लोगों की जान गई है जब इसने अटैक करवाएं। तो हम इसके साथ में बातचीत तो कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में मिलकर थोड़ा बातचीत कर इन टेररिज्म को रोकना चाहिए। ये बात यहाँ पर सुहासिनी हैदर जी ने मेंशन की है। ये बात क्लियर हुई। इन कंट्रीज़ के साथ में थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे कोऑपरेट करना होगा, जिसके बेसिस पर हम साउथ एशिया रीजन को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टेररिज्म फ्री बना सकेंगे, क्योंकि अभी मोस्ट अफेक्टेड टेररिज्म रीजन के अंदर साउथ एशियन रीजन आ रहा है।
अब जिसमें पाकिस्तान भी, और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले जब पहला आर्टिकल कवर करवाया था, तो पाकिस्तान के अंदर 135 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आतंकवादी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि मतलब दुनिया में ऐसा कोई देश है ही नहीं जैसा कि पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र आ रहा है। दूसरा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि इस चीज़ के बारे में कि हम देख पा रहे हैं कि दुनिया भर में कई सारे इश्यूज़ बढ़ गए हैं, व्यापार को लेकर ना अलग अलग ग्रुप्स जो है बन चुके हैं दुनिया भर में। जैसे आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट हो गया, सदर्न कॉमन मार्केट अग्रीमेंट हो गया, देन ऐसे यूरोपियन यूनियन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, उसके बाद में गल्फ कंट्रीज़ का अपने आप में अग्रीमेंट हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का अपने आप में अग्रीमेंट हो गया। इन देशों के अपने अपने अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इन सभी ग्रुप के अपने अपने एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। साउथ आसियान कंट्रीज़ का रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट हो गया। दुनिया भर में जितने भी ग्रुप हैं सबके अपने अपने अग्रीमेंट हैं और उन अग्रीमेंट में ये शांति से व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में ऐसा कोई अग्रीमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं। इनके बीच में कोई व्यापार को लेकर बातचीत हो ही नहीं रही है इतनी ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि साथ में अगर कॉपरेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये बात राइटर ने तीसरी चौथी बार मेंशन कर दिया आर्टिकल के अंदर में। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब हो क्या रहा है, जैसे कि सार्क की मीटिंग होगी, ठीक है, सार्क का समिट होगा, तो उस समिट में देखो जो अगला समिट है पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर की बजाय हमारे प्राइम मिनिस्टर ना जाकर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को भेज देंगे, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ना होकर वो पाकिस्तान कोई मिनिस्टर को भेज देगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये जो समिट है जो कि साउथ एशिया रीजन के बीच में यहाँ पे होता है, जो मीटिंग होती है, उसमें प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रही है कंट्रीज़, है ना। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉपर मीटिंग जब हो रही है, जब मिलने का मौका मिला है, तो वहाँ पर कोई मिलेगा नहीं। वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, जो बेसिकली हमारे पीएम पहुँचते, वहाँ के पीएम पहुँचते, सब लोग मिलकर डिस्कशन करते, तो वो होने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कोई और चला जाएगा, पाकिस्तान का कोई और रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, बस फॉर्मेलिटी यहाँ पे निभाई जा रही है, सार्क समिट पूरा किया जा रहा है। तो इससे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, ये बात भी इन्होंने मेंशन की है। तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रॉपरली समिट को लेकर आना होगा। हेल्थ, एनर्जी, वेमेन राइट, सिक्योरिटी, टेररिज्म, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करनी होगी। और अगर यहाँ पे कंट्रीज़ के लीडर ही अवेलेबल नहीं होंगे तो इस बातचीत का कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला। और यहाँ पे अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं साउथ एशियन रीजन आने वाले समय पर और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है जो भी इन्होंने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मेंशन की हैं, समझ में आ गया। अब इसमें यहाँ पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा साउथ एशियन रीजन को और ज़्यादा एनालाइज कर सकते हो, अपने दिमाग के अंदर एक पूरा का पूरा चार्ट बना सकते हो इस बेसिस पर। नाउ अगले एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पे लिखा गया है स्वाति नारायण जी के थ्रू। अब ये एक फैकल्टी हैं स्कूल फॉर पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर में, तो बेसिकली उसकी फैकल्टी हैं कहाँ पर, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर में। अभी मैं आगे बात करूँगा, वैसे नाम वगैरह ध्यान में रखना नहीं होता है, ध्यान रखना। जो हमारे पास में फ्री फूड गेन स्क्रीन है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया गया कोविड के समय पर, इस पर्टिकुलर योजना के तहत लोगों को फ्री में राशन दिया गया, उसका ये क्रिटिसिज्म करती हैं, उसकी आलोचना करती हैं कि वो जो कदम उठाया गया ना वो इलेक्शंस के लिए उठाए गए हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और जो जिस प्रकार से अभी बदलाव कर दिए गए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, चलो समझते हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का थोड़ा क्रिटिसिज्म करती हैं, कैसे करती हैं डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने बोला सरकार का एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, सरकार ने हाल ही में यहाँ पर एक घोषणा कर दी थी किस चीज़ को लेकर, कि जो फ्री में आपको अनाज दिया जा रहा है ना, वो फ्री में अनाज ऐसे ही मिलता रहेगा, 1 साल और मिलेगा। हमने आर्टिकल कवर किए थे, याद हो रहा होगा। तो कैबिनेट ने अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का एक नया अवतार, इस योजना का एक नया अवतार आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको यहाँ पे फ्री में राशन मिल रहा था, उनको साल 2023 यानी पूरे साल में फ्री राशन मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा चेंज किया गया है। इन्होंने ये बोला कि ये सारा काम किया जा रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में, यानी इसी के अंदर में लोगों को राशन दिया जा रहा है। इस एक्ट के अंदर जो लोग कवर हो रहे हैं उन्हीं बेनिफिशरीज़ को राशन मिल रहा है। इनका कहना ये एक्ट बीजेपी लेके नहीं आई है, ये एक्ट यहाँ पर यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई है, यानी जो पहले वाली गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, वो बेसिकली इसको लेकर आई है, ये इनका कहना है। उसी का यूज़ करके यहाँ पे सारा काम कर पा रहे हैं। दूसरा इनका यहाँ पर कहना यह है कि अब की बार जनवरी मतलब साल 2023 के अंदर थोड़ा डिफरेंस होने वाला है। साल 2023 के लिए ये बोल रहे हैं कि हम राशन देंगे आपको, लेकिन जो फैमिली है, मान लो 5 लोगों का एक परिवार है, वो केवल और केवल 25 किलोग्राम यहाँ पर फ्री राशन ले पाएगा। ठीक है, लेकिन जबकि आप इसको पिछले साल देखोगे तो पिछले साल यहाँ पर उस परिवार को 50 किलोग्राम तक राशन मिल रहा था। ठीक है, बहुत सस्ते दाम में 3 रुपये किलोग्राम मिल रहा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और उसके बाद में कुछ यहाँ पे फ्री में मिल रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत।
तो दो दो स्कीम का फ़ायदा यहाँ पर मतलब दो तरीके से फ़ायदा मिल रहा था लोगों को पिछले साल। तो पिछले साल यहाँ पे 50 किलोग्राम तक यहाँ पर उनको बहुत सस्ते दाम में अनाज मिल जा रहा था, जबकि अब की बार केवल 25 किलोग्राम मिलेगा, बाकी सब इनको खरीदना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देकर। तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये बात इनका कहना है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन एंगल जो है इसमें ऐड कर दिया है। इन्होंने बोला ऑफ कोर्स जो पहले भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया गया ना कोविड के समय में, जब कोविड हटा तो उसको ख़त्म किया जा सकता था, बट इसको एक्सटेंड करते चले गए क्योंकि इनको इलेक्शन जीतना था। देन उसके बाद में यहाँ पर ये मेंशन करती हैं कि यूपी के अंदर में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये दोबारा से आई है, इसके पीछे का रीज़न है यही फ्री का राशन, फ्री में जो यहाँ पे राशन प्रोवाइड करवाया गया है, ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। देन राइटर यहाँ पर बोलती हैं कि जो भी यहाँ पर ये फ्री में दिया जा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं बेसिकली आप देख पाओगे डुप्लीकेशियस है। मतलब आज से कुछ महीने पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर या विवाद चल रहा था रेवड़ी कल्चर को लेकर, यानी जो फ्रीबीज होता है, जो दिल्ली की सरकार फ्री में जो चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है उनके अगेंस्ट में सब बातें कर रहे थे, और जो यहाँ पे सरकार खुद कर रही है उसके बारे में चर्चा नहीं करती है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। ठीक है ना, तो इनका यहाँ पर ये कहना है, मैंने बताया। राइटर बोलती हैं कि जो बीजेपी ने जितनी भी स्कीम्स चलाई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाएं, इन सब के अंदर यहाँ पे नाम बदल कर प्रधानमंत्री को ही सारा क्रेडिट दे दिया, प्रधानमंत्री करके यहाँ पर सारी स्कीम्स के जो नाम है वो रख दिए हैं, ऐसी बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। देन ये कुछ फ्लॉज के बारे में, कुछ कमियों के बारे में बात करती हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, लेकिन यूनिवर्सल कवरेज यहाँ पे नहीं है, सभी लोगों को कवर नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे 2011 का जो सेंसस है उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद से पॉपुलेशन बढ़ी है भाई, 10 साल में बहुत फ़र्क पड़ा है। उसके बाद की पॉपुलेशन को यहाँ पे काउंट नहीं किया जा रहा है। कई सारी पॉपुलेशन है, मतलब 40% जो इंडियंस है ना, उनको NFSA और PMJKY इनके अंडर में कवर ही नहीं किया गया, तो उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। फिर कई सारे माइग्रेंट्स हैं, सेक्स वर्कर हैं, होमलेस, ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं, इनके पास में राशन कार्ड नहीं देखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास में प्रॉपर्ली राशन कार्ड्स नहीं हैं, तो उनको यहाँ पे इन राशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है सही है, लेकिन ये सबको कवर नहीं कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई, एक सबसे बड़ी कमी है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अगस्त 2022 के ऑर्डर में हमारी केंद्र सरकार को बोला था कि भैया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कवरेज को थोड़ा एक्सपैंड करो, बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करो, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे रह जा रहे हैं जो कि इस राशन लिस्ट से बाहर हैं, उनके पास में राशन कार्ड नहीं है, उनके ऊपर आपको अटेंशन पे करना होगा, अटेंशन पे करके यहाँ पर आगे काम करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो बात मैंने बताई थी इन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया। उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रही है, इन्होंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल प्रोवाइड करवाया, दाल प्रोवाइड करवाई, नमक प्रोवाइड करवाया कोविड-19 के समय पर, और यही कहीं ना कहीं रीज़न बना जिसके चक्कर में बीजेपी वापस से 2022 के अंदर जीतती है यूपी के अंदर में। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हैं। आगे आता है फिर यहाँ पर ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तारीफ़ें करती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, ये एक सबसे बेस्ट चीज़ इनको लगी है, क्योंकि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो ये कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के बारे में दुनिया को दर्शा रही है, इंडिया की बेरोज़गारी के बारे में बता रही है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है उसके बारे में बता रही है। पॉपुलेशन बढ़ना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिज़ास्टर भारत के लिए लेकर आएगा, वो चीज़ यहाँ पर ये कांग्रेस दर्शा रही है, तो वो बेहतरीन काम कर रही है, वो इनका कहना है। देन उसके बाद में इनका कहना है कि जो ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपको देखने को मिलेगा, हमारी केंद्र सरकार का जो ये बेसिकली एक्ट है, ये प्रोग्राम है, इसके अंदर ये लोगों को रोज़गार देने का काम करते हैं, ये भी सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मिनिमम 100 दिन का लोगों को रोज़गार दिया जाता है MG नरेगा के अंदर में, है ना, लेकिन आप देखोगे कि लगभग 57 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, 57 मिलियन जो घर हैं, इनको यहाँ पर काम मिला था साल 2022-23 में, जबकि इससे पिछले साल में देखोगे तो 73 मिलियन लोगों को मिला था। तो मतलब साल ब साल MG नरेगा के अंदर जो वर्कर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, MG नरेगा के अंदर वर्कर्स को कवर नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अभी भी कई सारे एरिया में, इवन वेस्ट बंगाल के अंदर जो मतलब वर्कर्स काम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है 100 दिन का काम करें तो उनको यहाँ पर उसका वेज चाहिए होगा, उसकी मजदूरी चाहिए होगी, क्योंकि वो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं। तो वो जो मजदूरी है ना, वो उनको मजदूरी मिल ही नहीं रही है, पेंडिंग चल रही है। लगभग 2744 करोड़ रुपए की मजदूरी पेंडिंग चली है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये बात यहाँ पर इनके थ्रू कही गई है। दूसरा, यहाँ पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तारीफ करती हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर रेड फोर्ट पर, जब यहाँ पे लाल किले पर दिसंबर 2022 के अंदर स्पीच दी थी ना, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो ये नई फूड ग्रेन स्कीम सरकार ये सब ला रही है ना, इसके पीछे मत भागो, ये और हालत यहाँ पे ख़राब करने वाली है। बट देखेंगे आने वाले समय पर क्या होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। दूसरे एडिटोरियल पर आता है। इन दोनों के बाद एक और एडिटोरियल आता है, यहाँ पर होल्ड ऑफ करके इस आर्टिकल को देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल क्या बोलता है? चाइना मस्ट विड्रॉ द होल्ड ऑन लिस्टिंग
ऑफ 4 अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट। मैंने आपको बताया कि अभी जो फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल कवर किया था ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाला, वही सेम आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है कि चाइना ने बेसिकली अभी तक एक आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा था, माकी को, बस अब यहाँ पर उसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा 4 और आतंकवादी हैं जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था ऑलरेडी, उनके ऊपर भी चाइना का सपोर्ट है। चाइना को वो सपोर्ट भी हटाना होगा ताकि उनको भी हम लोग इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन लिस्ट के अंदर डाल दें। फिर एक और छोटा सा एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, ये बात करता है इन्फ्लेशन के बारे में। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में, है ना, कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो दिसंबर 2022 के अंदर थोड़ा सा कम हुआ है। दिसंबर 2022 के अंदर ये इन्फ्लेशन कम होकर बेसिकली 4.95% का पहुंचा है। तो पूरे साल में सबसे कम इन्फ्लेशन, सबसे कम महंगाई पिछले साल दिसंबर 2022 में देखने को मिली है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये चीज़ें रटने की नहीं होती हैं, ये हमेशा बदलती रहती हैं, तो इनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं, हर महीने यहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा चेंज होता रहता है। तो ये था आज का हमारा प्रॉपरली पूरा का पूरा एडिटोरियल डिस्कशन। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर हम लोगों ने निचोड़ लिया है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, वर्ल्ड पेज पर एक छोटा सा एडिटोरियल था, मैं आपको थोड़ा सा एडिटोरियल कह रहा हूँ। वर्ल्ड पेज पर बेसिकली यहाँ पर एक आर्टिकल था, एक सेकेंड रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया भैया। अब वर्ल्ड पेज पे एक आर्टिकल है ना, उसमें मतलब इतना दम नहीं है, आर्टिकल में कुछ खास बात नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो साल 2022 के अंदर यानी पिछले पूरे साल में चाइना की पॉपुलेशन लगातार कम होती हुई नजर आई है। चाइना की पॉपुलेशन बर्थ रेट पिछले पूरे साल में लगातार गिरता हुआ नजर आया है जब इसको 1963 से कंपेयर करोगे तो, क्योंकि चाइना अलग अलग पॉलिसी लेकर आया, 1 चाइल्ड पॉलिसी, ये सारी चीज़ें लेकर आया, जिसके चक्कर में पॉपुलेशन वहाँ पे रुक गई है। तो आज के समय पर चाइना लगातार बूढ़ा होता जा रहा है। बूढ़ा मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बुढ़ापे में जा रही है और बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। ये हालत चाइना में, पॉपुलेशन रुक सी गई है। और इस साल यहाँ पर इंडिया जो है चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर देगा और 2023 में भारत यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो देश है वो यहाँ पर बन जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है, इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन नेशन दिस ईयर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी प्रीलिम्स का सवाल को देखते हैं। 2009 में सवाल पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक यानी कि इसके फाउंडर कौन हैं, तो यहाँ पर इनके फाउंडर हैं ऑप्शन नंबर ए क्लॉस स्क्वैब। क्लॉस स्क्वैब ने यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फाउंड किया था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।